हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि वोवन फैब्रिक की कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है। दोस्तों, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का सब्जेक्ट है फैब्रिक कॉस्टिंग और फैब्रिक कॉस्टिंग में भी वोवन फैब्रिक कॉस्टिंग। दोस्तों, ये जो फैब्रिक कॉस्टिंग होती है कितनी इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए आप किसी भी कपड़े की कॉस्टिंग करना जानते हैं और आपके पास में कहीं से भी कोई ऑर्डर आता है, तो आप उसको ऑन द स्पॉट या तुरंत के तुरंत कॉस्टिंग करके तुरंत रेट दे सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि दूसरी पार्टी सपोज करिए 1 दिन में देती है, 2 दिन में देती है और प्राइसेस, और आपने तुरंत के तुरंत दे दिए, तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, आपका मर्चेंडाइज़र है, तो मर्चेंडाइज़र के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो कॉस्टिंग जानता है, तो वो तुरंत ही कैलकुलेट करेगा और अपने जो प्रोडक्ट के प्राइस है वो उसको अपने बायर को भेज सकता है। तो उससे आपका इंप्रेशन भी अच्छा होगा और आपको ऑर्डर आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं दोस्तों। या आपका जो सोर्सिंग का पर्सन है, सोर्सिंग मैनेजर है कोई, तो वो जब कपड़े की सोर्सिंग करता है, तो उस टाइम पे अगर आप उसको कॉस्टिंग आती है, तो वो कॉस्टिंग करके 2 पार्टी 3 पार्टी के प्राइसेस में कंपैरिजन चार्ट बना सकता है, जिससे कि उसको कॉम्पिटिटिव प्राइस मिल सकें और वो सही कीमत पे कपड़ा खरीद सके दोस्तों। तो दोस्तों, जो फैब्रिक कॉस्टिंग होती है, उसमें 3 तरीके के खर्चे होते हैं दोस्तों। तो पहला होता है यार्न कॉस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यार्न कॉस्ट पे डिस्कस करूँगा। मैं आपको बताता हूँ कि यार्न कॉस्ट कैसे निकाली जाती है दोस्तों। तो यार्न कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कपड़े में जो बार और वेफ्ट चल रहा है, उसकी अलग-अलग कैलकुलेशन करेंगे आप, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके कपड़े में कौन-सा धागा कितना लगा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि यदि आपके पास में कोई कपड़ा आता है, तो तब तो आपको उस कपड़े की फैब्रिक एनालिसिस करनी पड़ेगी। और यदि आपके पास में डेटा आते हैं या फैब्रिक स्पेसिफिकेशंस आते हैं, तो आपको डेटा निकालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यदि आपके पास में डेटा नहीं है, फैब्रिक स्वैच आता है, तो आपको फैब्रिक एनालिसिस करके सारे डेटा अपने आप ही निकालने पड़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, किसी भी कपड़े की कॉस्टिंग करने के लिए, उसका बार और वेफ्ट का वजन निकालने के लिए क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड होते हैं, वो मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं दोस्तों। सबसे पहला होता है ईपीआई, मतलब एंड्स पर इंच। पीपीआई मतलब पिक्स पर इंच। वार्प काउंट मतलब वार्प के धागे का काउंट। वेफ्ट काउंट मतलब वेफ्ट के धागे का काउंट। फैब्रिक विड्थ मतलब कपड़े की चौड़ाई। वार्प क्रिम्प, वार्प क्रिम्प का मतलब दोस्तों मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि जो कपड़ा बनता है, तब उसमें जितना कपड़ा बनता है उससे धागे की ज़्यादा लेंथ लगती है, उसको वार्प क्रिम्प बोलते हैं। और दोस्तों, एक होता है वेफ्ट क्रिम्प। तो वेफ्ट क्रिम्प क्या होता है दोस्तों, कि सपोज करिए आप लूम के ऊपर किसी भी कपड़े को बनाने के लिए जो रीड स्पेस लेते हैं या जितना चौड़ाई में भर्ती करते हैं, उससे कम ही कपड़ा मिलता है, तो जो जितना घट जाता है वो होता है वेफ्ट क्रिम्प। दोस्तों, लूम के ऊपर वेस्टेज भी होती है, तो वेस्टेज परसेंटेज मतलब कितने परसेंट धागा आपका वेस्ट हो रहा है। और आपको यार्न कॉस्ट चाहिए होती है, वार्प यार्न का रेट चाहिए होगा, वेफ्ट यार्न का रेट चाहिए होगा, और साइजिंग कॉस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वार्प रेट निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सारे डेटा यहाँ पे दिए हुए हैं। ईपीआई है 100, पीपीआई है 80, वार्प काउंट 40 कॉटन, वेफ्ट काउंट 40 कॉटन, फैब्रिक विड्थ 120 इंचेस, वार्प क्रिम्प 11%, वेफ्ट क्रिम्प 4%, वेस्ट परसेंटेज 3%, वार्प यार्न रेट 250 पर केजी, वेफ्ट यार्न रेट 250 पर केजी। दोस्तों, साइजिंग कॉस्ट इज RS20 पर केजी ऑफ द बार। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए बार बेड कैसे निकालेंगे। तो बार बेड निकालने का मैंने फॉर्मूला दिखाया हुआ है आपको। ये देखिए, बार बेड इज इक्वल टू ईपीआई इंटू फैब्रिक विड्थ इन इंचेस इंटू 0.59 इंटू ब्रैकेट में 100 प्लस क्रम्प डिवाइडेड बाई बार काउंट एनी में इंटू 100। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने ये ईपीआई 100 रख दिए हैं, फैब्रिक विड्थ रख दी है आपकी 120 इंचेस, और
इंटू 0.59 इंटू 100 प्लस 11 क्या है आपका वार्प क्रम्प है, और डिवाइडेड बाई 40 क्या है, ये आपकी यान काउंट है वार्प की, तो 40 रख दी और यहाँ पर 100 से भाग दे दिया। दोस्तों ये आ गया आपका, जब इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया आपका 59 इंटू 120 इंटू 111 डिवाइडेड बाई 4000। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो फाइनली जो आंसर आता है वो होता है 196.47 ग्राम्स। दोस्तों अब इसमें हम 3% यार्न वेस्ट ऐड करेंगे जो प्रोसेस वेस्ट होता है। तो दोस्तों हम इसमें 3% वेस्ट ऐड करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, ग्रॉस वार्प वेट इज इक्वल टू नेट वार्प वेट इंटू 100 प्लस वेस्ट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। ये हो जाएगा आपका 196.47 इंटू 100 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 100। ये आपका निकल के आ गया 196.47 इंटू 103 डिवाइडेड बाई 100। तो आपका ग्रॉस वेट जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 202.36 ग्राम्स। दोस्तों इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे वेफ्ट वेट। दोस्तों वेफ्ट वेट निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया हुआ है, वेफ्ट वेट इज इक्वल टू पीपीआई इंटू फैब्रिक विथ इन इंचेज इंटू 0.59 इंटू 100 प्लस वेफ्ट क्रिम्प डिवाइडेड बाई वेफ्ट काउंट एनी में इंटू 100। तो दोस्तों इसमें हमने पीपीआई रख दी 80, चौड़ाई रख दी 120 इंचेस, और आपका जो क्रिम्प है वेफ्ट क्रिम्प वो रख दिया 4%। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, उसके बाद में जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो उसका जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 147.26 ग्राम्स। अब इसमें हम वेफ्ट का जो वेस्ट परसेंटेज है वो ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ग्रॉस वेफ्ट वेट इज इक्वल टू नेट वेफ्ट वेट इंटू 100 प्लस वेफ्ट वेस्ट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर नेट वेट ये है आपका वेफ्ट का, ये हो गया 147.26 इंटू 100 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 100। ये आ जाएगा आपका 147.26 इंटू 103 डिवाइडेड बाई 100। ये फाइनली आ जाता है आपका 151.68 ग्राम्स। ये आ गया आपका वेफ्ट कंजम्पशन आ गई, मतलब वेफ्ट का वेट आ गया पर मीटर ऑफ 120 इंचेस। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे इसमें दूसरा फैक्टर क्या आता है दोस्तों, दूसरा फैक्टर आता है आपका साइजिंग कॉस्ट। तो दोस्तों साइजिंग क्या होती है आपको अगर पता ना हो तो फिर मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों साइजिंग एक प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस के थ्रू यान के ऊपर स्टार्च बाइंडर की एक फिल्म अप्लाई करी जाती है, जिससे क्या होता है वो धागे की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो धागा फिर वीविंग में नहीं टूटता है दोस्तों। मतलब टू मेक द यार्न वीवेबल, और यू कैन से टू इम्प्रूव द वीवेबिलिटी ऑफ द यार्न। तो ये इसका ऑब्जेक्ट होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए यदि आपका कोई धागा है डबल प्लाई का है तो उसमें साइजिंग एप्लीकेबल नहीं होती है, वो आपको ध्यान रखना है। यदि आपका वार्प का धागा सिंगल प्लाई का है तब ही आपकी साइजिंग कॉस्ट एप्लीकेबल होगी। तो दोस्तों अब देखिए साइजिंग कॉस्ट जो होती है उसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो दोस्तों एक तो होती है केमिकल कॉस्ट। केमिकल कॉस्ट में क्या होता है, आपका स्टार्च है, आपका बाइंडर है, आपका सॉफ्टनर है, और आपका एंटी स्टैटिक एजेंट भी हो सकता है, और आपका डिफॉर्मिंग एजेंट भी हो सकता है, एंटीसेप्टिक एजेंट भी हो सकता है दोस्तों। तो उनकी जो कॉस्ट पड़ रही है आपके पर केजी ऑफ वार्प कितनी पड़ रही है दोस्तों, तो वो आप निकाल सकते हैं। यदि आपके यहाँ पे साइजिंग की मशीन है और आप साइजिंग करते हैं तो बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। बस आपको क्या देखना है कि आप जो साइजिंग कर रहे हो तो आपके जो वार्प शीट में कितने परसेंट मारी लग रही है या साइजिंग लग रही है, तो उसी हिसाब से आप साइजिंग कॉस्ट में जो केमिकल कॉस्ट होती है वो निकाल सकते हैं दोस्तों। दूसरी होती है पावर कॉस्ट। अब पावर कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पावर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, आपको देखना है कि आप जो होल प्रोसेस कर रहे हैं साइजिंग का, उसमें इंक्लूडिंग वार्पिंग एंड साइजिंग कितनी पावर कंजम्पशन हो रही है। उसमें आप लाइटिंग भी जोड़ लेंगे, जो डिपार्टमेंट के अंदर लाइटिंग है उसको भी जोड़ लेंगे, और इसको फिर आप देखेंगे कि पर केजी ऑफ वार्प कितनी कॉस्ट आ रही है दोस्तों। एक होती है मैन पावर कॉस्ट, मतलब आपकी जो साइजिंग के ऑपरेशन में और जो आपकी डायरेक्ट वार्पिंग है उसके ऑपरेशन में आपकी कितनी मैन पावर लग रही है और उसके वेजेस सैलरी वगैरह क्या हैं, तो वो भी आप
पर केजी ऑफ बार में निकालेंगे। दोस्तों एक होती है मेंटेनेंस कॉस्ट। अब दोस्तों कोई मशीन चलती है तो वो खराब भी होगी, उसके पार्ट भी घिसते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपको पार्ट को रिप्लेस भी करना पड़ता है। तो दोस्तों वो कॉस्ट भी आप लेंगे तो उसका एक एवरेज निकालते हैं कि आपकी पर केजी ऑफ बार कितनी आ रही है दोस्तों। और एक होता है दोस्तों डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है दोस्तों कि जैसे जैसे आपकी मशीन चलती है तो घिसती जाती है, आप पार्ट भी बदलते हो, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है तो आपको उस मशीन को स्क्रैप आउट करना पड़ता है, मतलब बेचना पड़ता है दोस्तों। तो आपकी मशीन की कितनी लाइफ मिली, एक हम एवरेज लाइफ लेते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल हमने एक एवरेज लाइफ ली, और जितने पैसे की आपने जितने रुपए की मशीन खरीदी है तो उससे हम एक दिन की डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकाल लेते हैं, और एक दिन में आपका कितना बार का साइजिंग कर रहे हो कितने केजी में, तो उससे हम क्या करेंगे कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ पर केजी ऑफ बार निकाल लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसमें एक चीज रह गई है, इसमें एक चीज हमने यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसमें एक चीज और होती है स्टीम कॉस्ट। अब दोस्तों स्टीम का क्या रोल होता है साइजिंग में, तो दोस्तों स्टीम का रोल ये होता है कि जब भी आपकी जो साइजिंग होती है तो क्या होता है कि जब आपकी बार शीट साइजिंग लिक्विड में जाती है तो वो वेट कंडीशन में आ जाती है, मतलब गीली हो जाती है। तो जब माड़ी लग गई, अब इसके बाद में अगर आप उसको सुखाओगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या करना है कि उस वेट कंडीशन वाली जो वार शीट है उसको सुखाते हैं। तो सुखाने के लिए जो हम हीट देते हैं ड्राइंग सिलेंडर को, वो हम स्टीम के थ्रू देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये आपका धागा सूखता है और फाइनली वीवर्स बीम पे जो बाइंड होता है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि आपकी जो स्टीम है वो कितनी लग रही है, तो आपको निकालना है पर केजी में, मतलब 1 केजी बार को सुखाने के लिए कितनी स्टीम लग रही है, कितने केजी स्टीम लग रही है, और आपकी पर केजी स्टीम की कॉस्ट क्या है। तो उससे आप कैलकुलेट कर लोगे कि आपके धागे को सुखाने के लिए कितने रुपए की स्टीम खर्च हो रही है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों का जब हम एक कैलकुलेशन करते हैं सबको लेते हुए, आज की डेट में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो आती है दोस्तों, आपकी जो साइजिंग कॉस्ट आती है वो आती है 20 रुपया पर केजी ऑफ बार, मतलब 1 किलो बार के लिए आती है 20 रुपया। अब दोस्तों आप ये देखिए यहाँ पे कि मैंने आपको ये 20 रुपया बताई है, वो एक पर्टिकुलर यार्न के लिए बताई है। 40 एनी का जो यार्न है, जो हमने पर्टिकुलर दिए हुए हैं फैब्रिक के, उनके बारे में बताई है दोस्तों। और यदि आपके फैब्रिक के पर्टिकुलर बदलते हैं, सपोज करिए कोई कोर्स काउंट आ जाता है या कोई बहुत फाइन काउंट आ जाता है, तो उसके हिसाब से उसमें जो साइजिंग होगी वो करी जाएगी। तो उसमें थोड़ा बहुत जो कॉस्ट है साइजिंग की वो ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब कम हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों साइजिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो साइजिंग कॉस्ट इज इक्वल टू साइजिंग कॉस्ट पर केजी ऑफ बार और डिवाइडेड बाई 1000 इंटू वार वेट। तो निकालेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगी 20 इंटू 2 से 2.36 डिवाइडेड बाई 1000। तो इसमें 20 क्या है, 20 है ये आपकी साइजिंग कॉस्ट पर केजी ऑफ बार, और 2 से 2.36 क्या है, ये है आपका बार वेट पर मीटर, मतलब 1 मीटर कपड़े में कितना बार लग रहा है ग्राम में, वो है ये दोस्तों। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आता है वो आता है 4.04 रुपीज़ पर मीटर दोस्तों। अब आती है आपकी वीविंग कॉस्ट। अब दोस्तों वीविंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है दोस्तों, वीविंग कॉस्ट में इंक्लूड होता है पावर कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट। तो पावर कॉस्ट में भी जो है वो आपकी मशीन का जो ऑपरेशन होता है वो कितनी पावर कंज्यूम कर रही है, पर मशीन कितनी कर रही है। तो पर मशीन से फिर हम क्या करते हैं कि आपकी मशीन पर कितना प्रोडक्शन आ रहा है, मतलब 24 घंटे में कितना कपड़ा बन रहा है और 24 घंटे में कितने रुपए की पावर लग रही है। तो वहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 मीटर कपड़े में कितनी पावर लग रही है दोस्तों, वो निकाल लेंगे। इसके बाद मैन पावर कॉस्ट निकालते हैं। तो दोस्तों इसके लिए भी हम देखते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी और वेजेस खर्च हो रहे हैं। तो उन टोटल में जितनी आपकी नंबर ऑफ मशीन्स इंस्टॉल्ड होती हैं हम उनका भाग दे देते हैं। तो भाग देने पे क्या होगा कि एक मशीन के लिए आपकी सैलरी और वेजेज या मतलब मैन पावर कॉस्ट आ जाती है। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि आपकी एक मशीन पे कितना कपड़ा बन रहा है, तो उससे आप 1 मीटर कपड़े के लिए मैन पावर कॉस्ट निकाल लेंगे दोस्तों। मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है, आपकी मशीन चलती है तो उसमें एक एवरेजन
पर डे का कितना खर्चा आता है एक मशीन पे मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए, स्पेयर पार्ट चेंज करने के लिए। इसको हम एवरेज आउट करते हैं, साल भर का एवरेज लेके पर डे का निकाल लेते हैं और पर मशीन निकाल लेते हैं। तो इससे आपको पर मीटर भी आपको मेंटेनेंस कॉस्ट मिल जाएगी। एक और होती है डेप्रिसिएशन कॉस्ट, तो मैंने आपको बता ही दिया कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट कैसे निकाली जाती है दोस्तों। डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम मशीन की एक एवरेज लाइफ लेते हैं। तो एवरेज लाइफ सपोज करिए हमने किसी भी लूम की 20 साल मान ली। अब 20 साल बाद हम ये देखते हैं कि जब स्क्रैप आउट होगी मशीन तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी। तो जो हमने मशीन खरीदी है जितने भी रुपए में, और उसमें से जो स्क्रैप वैल्यू होती है उसको हम माइनस कर देते हैं। जब माइनस करने के बाद में फिर इसको हम जो 20 साल जो होते हैं उससे 20 से भाग दे दिया, और 20 से भाग देने पर 1 साल की आ गई, 12 से भाग दे दिया तो 1 महीने की आ गई, 30 से भाग दे दिया तो 1 दिन की आ गई दोस्तों। तो एक मशीन पे आपको एक वैल्यू मिल जाएगी कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या आएगी। तो दोस्तों जब 1 दिन की आपको मिल गई तो आप 1 दिन के प्रोडक्शन से डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर डे में भाग दे देंगे, वहां से आपको डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर मीटर निकल के आ जाएगी दोस्तों। तो इस आप जो पर मीटर जो कॉस्ट है कपड़े की, वीविंग कॉस्ट है पर मीटर, उसको आप इजीली निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आपको 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट आ गई है, पर मीटर कॉस्ट आ गई है, तो उससे हम क्या करते हैं, एक तरीका अपनाते हैं कि पर पिक कॉस्ट निकाल लेते हैं। पर पिक वीविंग कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, देखिए दोस्तों, कॉस्ट पर मीटर जो हमने निकाली है और इंटू 39.37 डिवाइडेड बाई टोटल इंसर्टेड पिक इन 1 मीटर। तो जब हम इसको निकालते हैं तो ये आ गया, देखो ये हो गया 20। ये 20 क्या है, कॉस्ट पर मीटर आई है मेरी दोस्तों, ये 20 रुपया। ये देखिए यहाँ पे हमने आपको दिखाया हुआ है कि दीज कॉस्ट आर कैलकुलेटेड फॉर 1 मीटर ऑफ द फैब्रिक। टुडेज वीविंग कॉस्ट फॉर दिस कंस्ट्रक्शन कम्स अराउंड ₹20 पर मीटर। तो दोस्तों वही हमने यहाँ पर रखी है। तो ये हमने क्यों रखी है, मैं चीज़ आपको ये बता रहा हूँ कि पर पिक वीविंग कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, इसलिए मैं आपको ये कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कॉस्ट पर मीटर रखी है और यहाँ पर टोटल इंसर्टेड पिक रखे हैं। देखिए टोटल इंसर्टेड पिक कैसे आएंगे, आपके 80 ईपीआई है, आपके 80 पीपीआई हैं, इसमें 39.37 से गुणा कर दिया तो 1 मीटर में जितने भी हम पिक इंसर्ट कर रहे हैं वो आ गए दोस्तों। तो अब यहाँ से देखिए दोस्तों, और हमने यहाँ पर 39.37 का गुणा कर दिया है दोस्तों। ये क्यों किया है, जब हमने यहाँ पे 20 रुपए में भाग दिया 80 गुणा इतने का, तो एक पिक की वीविंग कॉस्ट आ गई। अब हम अपने कपड़े में 1 पिक्स पर इंच अगर चलाते हैं तो क्या होगा दोस्तों, आपके 1 मीटर में कितने पिक इंसर्ट होंगे, वो होंगे 39.37। इसलिए हमने यहाँ पर 39.37 का गुणा कर दिया। तो वीविंग कॉस्ट पर पिक जो आपकी आ रही है वो आ रही है 0.25 रुपीज पर पिक दोस्तों। अब अपने को सारे फैक्टर्स या सारे खर्चे मिल गए हैं। तो अब हम आपको निकाल के दिखाएंगे कि किसी कपड़े की वीविंग कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये बार्क कॉस्ट, मतलब बार्क के धागे की कितनी कॉस्ट आ रही है, तो उसमें क्या करेंगे, यार्न रेट इंटू बार्क वेट, ये ग्राम में होगा, डिवाइडेड बाई 1000। तो आपकी ये आ गई है RS 50.59। अब वेफ्ट कॉस्ट देखिए आप यहाँ पे, यार्न रेट इंटू वेफ्ट वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई 1000, ये आ गई आपकी RS 39.92। साइजिंग कॉस्ट देखिए दोस्तों, तो साइजिंग कॉस्ट हम आपको ऊपर निकाल के दिखा चुके हैं कि कितनी आई थी इस कंस्ट्रक्शन के लिए, वो यहाँ पे लिखी हुई है 4.04। और वीविंग कॉस्ट हमने आपको पर पिक निकाल के ऊपर दिखाई है दोस्तों, वो आई थी आपकी 0.25 रुपीज पर पिक। तो यहाँ देखिए वीविंग कॉस्ट एट RS 0.25 पर पिक। तो हम जितने भी पिक चला रहे हैं या हमारे कपड़े में जितने पिक आ रहे हैं उसमें 0.25 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निकल के आता है आपका 20.00 दोस्तों। ये कैसे आया है, 0.25 इंटू 80 का हमारा ईपीआई है कपड़े में। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी नेट वीविंग कॉस्ट पर मीटर निकल के आ जाती है, ये निकल के आ गई आपकी। वो हमने इनको चारों को यहाँ पर जोड़ दिया है, तो चारों को जोड़ने के बाद में ये आ गई आपकी 112 रुपया 35 पैसा। अब इसमें जो कंपनी के नॉर्म्स होते हैं या कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम इसमें प्रॉफिट जोड़ते हैं। तो नॉर्मली कहीं कहीं पर
कम भी जोड़ा जाता है, ज़्यादा भी जोड़ा जाता है। हमने यहाँ पे इसमें 10% जोड़ा हुआ है दोस्तों, तो 10% इस वैल्यू का 10% हो गया 11.23। तो फैब्रिक सेलिंग कॉस्ट हो गई आपकी, वो निकल के आई 123 रुपया 58 पैसा दोस्तों। तो मैंने आपको जो सब्जेक्ट डिस्कस करा है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपके डाउट क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों देख के बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।